ठीक है, हमारे पास मिस्टर स्नाइडर ऑनलाइन है, मुझे लगता है कि वो यहाँ है। हाँ। मैं यहाँ हूँ। हाँ। ये बेन श्नाइडर हैं, रेकलेस बेन, जो अब यूटा कोर्ट में पेश हो रहे हैं ताकि अब वायरल हो चुकी लेगो सागा विवाद से जुड़े आपराधिक आरोपों का सामना कर सकें। कोर्ट में क्या हुआ और हम यहां तक कैसे पहुंचे, ये बताएंगे। लॉ एंड क्राइम साइड बार में आपका स्वागत है। मैं जेसी वेबर हूं। रेकलेस बेन की कहानी का अपडेट है, वो कोर्ट में थे और हमारे पास इसका वीडियो भी है। अब इससे जुड़ा वीडियो दिखाने और आपको बताने से पहले कि क्या हुआ, मुझे आपको इसकी पृष्ठभूमि बतानी है। और पिछली बार जब हमने इस केस के बारे में बात की थी, उसके बाद से एक अपडेट भी देना है। तो ये सब एक विवाद के इर्द गिर्द घूमता है, जो कथित तौर पर बहुत कीमती स्टार वॉर्स लेगो कलेक्शन को लेकर है। ब्रायन मैंसेल नामक व्यक्ति ने बताया कि उसने 2023 में सेलम ओरेगन के ब्रिक्स एंड मिनीफिक्स स्टोर में $2 लाख से अधिक कीमत का लेगो कलेक्शन कंसाइनमेंट पर रखा था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में इसकी कीमत कम बताई गई है। माना जाता है कि इस स्टोर के असली मालिक सेट्स बेचते और अपना कमीशन रख लेते थे। ब्रिक्स एंड मिनीफिक्स कॉर्पोरेट ने कहा कि मैंसेल से समझौता फ्रेंचाइज नियमों का उल्लंघन है। 2024 में स्टोर बंद हो गया। उसके बारे में विवरण भी विवादित है, ये अलग सवाल है। लेकिन मैंसेल ने कथित तौर पर या तो उस कलेक्शन के बचे हुए हिस्से जो अभी तक नहीं बिके थे उन्हें वापस मांगा, या फिर $80,000 मांगे। अब कथित तौर पर नए स्टोर मैनेजर जोशुआ जॉनसन और ब्रेंडन बेस्ट ने दावा किया कि लेगो सेट्स वहां नहीं थे। सलेम बिजनेस जर्नल के अनुसार पिछले मालिक के साथ कंसाइनमेंट एग्रीमेंट में प्रवेश के 1 साल बाद मैंसेल ने कथित तौर पर जॉनसन को टर्मिनेशन नोटिस भेजा, कहते हुए कि उन्हें उस महीने की बिक्री से होने वाली कमाई का भुगतान नहीं किया गया था और उन्हें इन्वेंट्री का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई थी। आखिरकार ऐसा लगता है कि उन्होंने मैंसेल को $2,000 से $5,000 तक की कीमत वाले बरामद किए गए सेट की पेशकश की, जिसे मैंसेल ने कथित तौर पर ठुकरा दिया। मैंसेल और उनका परिवार लेगो नहीं मिलते और उन्हें पैसे भी नहीं मिलते। सॉल्ट लेक ट्रिब्यून के अनुसार अदालत के रिकॉर्ड में आरोप है कि मैंसेल ने महीनों तक पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई, नकारात्मक समीक्षाएं पोस्ट की और नए मैनेजरों को परेशान किया। ये सिर्फ एक आरोप है। यहीं पर यूट्यूबर रेकलेस बेन शामिल होते हैं, ठीक है, वो इसमें शामिल होते हैं। वो एक खोजी पॉडकास्टर हैं और बताया जाता है कि वो यूटा की यात्रा करते हैं। यहीं पर जॉनसन और बेस्ट की एलएलसी का मुख्यालय है और कथित तौर पर वो उनके घरों तक भी जाते हैं। ओरेगन लाइव के अनुसार अदालत के रिकॉर्ड से पता चलता है कि मार्च 2026 में रेकलेस बेन ने जॉनसन के खिलाफ एक छोटे दावों का मुकदमा दायर किया। इससे पहले कि हम उसमें जाएं, जब मैंने रेकलेस बेन का यहां साइड बार पर इंटरव्यू लिया था, तो कानूनी स्थिति पर उनका ये नजरिया था। ये उनके विचारों का एक हिस्सा है। मुकदमा कब दायर किया गया था? पहला वाला। तो असल में हमने एक मुकदमा किया था और फिर आखिरकार पूरी दुकान बंद कर दी थी। तो वो असल में काम नहीं आया। मुझे लगता है उन्होंने पैसे ना देने के लिए दुकान बंद कर दी। अगर हम एलएलसी पर केस नहीं कर सकते, तो हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से ही मुकदमा करेंगे। और वो मुकदमा शायद कुछ दिन पहले ही दायर किया गया था, जब मैं ओरेगन गया था, ऐसा कहूंगा। तो दूसरे शब्दों में, आप इसे कोर्ट के सामने भी नहीं ला सकते थे, इसे जूरी के सामने नहीं ला सकते थे, इस पर मुकदमा नहीं कर सकते थे। उन्होंने दुकान बंद कर दी, तो करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तो आपने अब यूटा जाने का फैसला किया ताकि मिस्टर जॉनसन का सामना कर सकें, सही है? और हमें बताइए वहां क्या हुआ। तो ये बहुत लंबी कहानी है। सबसे पहले कोर्ट केस को मंजूरी दिलाने से पहले आपको जिसे सद्भावना से बातचीत कहते हैं, वो करनी होती है। मेरा मतलब है हर राज्य अलग है, लेकिन मैरियन काउंटी कोर्ट ओरेगन यूटा में यही प्रक्रिया है। मेरा ख्याल है असली और सत्यापित सबूत दिखाने होते हैं कि आपने कोर्ट के बाहर सुलझाने की कोशिश की थी, तभी मामला कोर्ट जा सकता है। तो मैं जोश के घर गया बस उससे बात करने के लिए। जैसे देखो, हम तुम्हें कोर्ट नहीं ले जाना चाहते, क्या हम इसे बड़ों की तरह सुलझा सकते हैं, समझ रहे हैं? और उसने मुझ पर पुलिस बुला ली, लेकिन उन्होंने मुझे जाने दिया क्योंकि मैंने कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया था। और फिर मैं सोचता हूँ ठीक है, हमने अच्छे इरादे से बात कर ली, मेरा कोर्ट केस मंजूर हो गया है, तो अगला कदम है उसे अदालत के कागजात तामील कराना। मैं उसे अदालत के कागजात तामील नहीं करा सकता क्योंकि मैं खुद कोर्ट केस में शामिल हूं। लेकिन मैंने सच में उन्हें अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाल दिया। मैंने कहा,
अरे कोई मेरी मदद करना चाहता है वीडियो के लिए? और किसी ने मुझसे संपर्क किया और मुझे उसे अकेले वहां भेजने में थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो एक लड़की है जो इस पागल थोड़ा सनकी आदमी के पास जा रही थी, जिसने सच में पिछले ही दिन एक झूठा आरोप लगाया था। हाँ, हमें लगता है उसे झूठा आरोप लगाया कि हमने कार में हेरोइन छुपाई, क्योंकि एक दिन पहले 3 घंटे तक कार की तलाशी हुई थी। यह आदमी सच में पागल है। हमें बाद में पता चला कि अच्छा हुआ मैंने उसके साथ भेजा, क्योंकि उसने पुलिस को बताया था कि अगला जो उसकी प्रॉपर्टी पर जाएगा उसे गोली मार देगा। मैं उसकी बगल में कार में बैठा था। हमें पुलिस की अनुमति मिली थी। हमने पूछा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम सड़क पर बैठेंगे, जैसे हम टैक्स देते हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम सड़क पर फुटपाथ पर रहें। जब वो बाहर आएगा तो हम उसे अदालती कागजात तामील कर देंगे। पुलिस ने कहा, ठीक है, सड़क पर कोई दिक्कत नहीं। बेन, खासकर उसकी प्रॉपर्टी पर मत जाना। हम तब तक रुकेंगे जब तक वो बाहर नहीं आता, फिर लड़की उसे अदालती कागजात तामील करेगी। लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा कर पाते, उसने हम पर पुलिस बुला लिया। और शुरू में पुलिस वाले ऐसे थे, ठीक है, मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये कानूनी तरीका है। वे चले जाते हैं। वो फिर से हम पर पुलिस बुला लेता है। मुझे लगता है पुलिस वाले 2-3 घंटे तक आते जाते रहे, जब तक जॉश ने पुलिस को यकीन नहीं दिला दिया कि ये फर्जी मुकदमा है। हम ये सब बॉडी कैमरे की फुटेज में देखते हैं। वो ऐसे था, मुझे लगता है उसने कहा था कि ये 1 अरब, 1 मिलियन, 1 अरब, 1 ट्रिलियन% फर्जी है। यही उसके बिल्कुल शब्द थे। और अब उसने पुलिस विभाग को पूरी तरह से यकीन दिला दिया है कि ये एक फर्जी मुकदमा है। तो पुलिस अधिकारी असल में जाकर कोर्ट को फोन करता है, पुष्टि करता है कि ये एक असली मुकदमा है, और उसके बाद शायद तभी उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। मुझे पता है कि ये थोड़ा अचानक मोड़ है, लेकिन मुझे ये कहना ही है। क्या आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करना बुरा लगता है? मुझे लगता है कि हर किसी को ऐसा ही लगता है। फोन पर बात करने या बार-बार कॉल और कॉल बैक का इंतजार करने की चिंता से लोग टाल देते हैं। हमारे स्पॉन्सर ZocDoc इसे आसान बना देते हैं। ZocDoc का फ्री ऐप और वेबसाइट आपको अपने बीमा नेटवर्क में शामिल स्थानीय डॉक्टरों को सर्च और कंपेयर करने देती है, जिसका मतलब है कि आप तनाव भरी फोन कॉल किए बिना के अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उनके पास 200 प्लस स्पेशलिटी में 1,50,000 प्लस प्रोवाइडर पूरे 50 राज्यों में हैं। मुझे ये भी पसंद है कि ZocDoc से डॉक्टर चुनना कितना आसान है। यह असली मरीजों की समीक्षाएं और डॉक्टर प्रोफाइल्स हैं, जिससे उलझनें दूर होती हैं और आप चिंता मुक्त रहते हैं। आपकी सेहत मायने रखती है। देखभाल करना जटिल नहीं होना चाहिए। ZocDoc से सही डॉक्टर चुनें और अपॉइंटमेंट बुक करें। शुरू करें। ZocDoc.com/Jesse पर जाकर और अपनी टू डू लिस्ट से अपॉइंटमेंट हटाएं। ये है ZocDoc.com/Jesse। हाँ, फिर वहां बॉडी कैम फुटेज है और आप पुलिस, बेन और अन्य लोगों के साथ विभिन्न बातचीत देखते हैं जो कथित तौर पर बेन से जुड़े हुए हैं, और वहां आरोप भी लगे थे। बेन इन लोगों को निर्देशित कर रहा था और प्रतिरूपण के आरोप थे, ताकि वे घरों के पास जाकर जॉनसन और बेस्ट से मिल सकें। ये सब बेन की गिरफ्तारी तक पहुंचता है। कैसे हो? मैं ऑफिसर हॉलैंड हूँ, अमेरिकन फोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट से। आप कैसे हैं? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। आपका नाम क्या है? क्या आप बैन हैं? कृपया ये खिड़की नीचे कर दीजिए। आपका सरनेम क्या है, बैन? श्नाइडर। ठीक है लड़कों, क्या कर रहे हैं? हम बस ड्राइव पर हैं। मैं इसी इलाके में रहता हूँ। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, मैं कल पैदा नहीं हुआ, हम ये क्यों कर रहे हैं? तुम क्यों हम लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मैं तुम्हें अपनी आईडी देता हूँ। क्या तुम्हारे पास आईडी है? हाँ। तो क्या आप हमारे साथ मेरे घर चलना चाहेंगे? मेरा घर सचमुच इसी सड़क पर है। ठीक है, तो देखिए बात ये है, ठीक है, तो आप सब इसमें शामिल थे। आप सब कल 224 स्टोर्स एवेन्यू पर एक मामले में शामिल थे, सही है? अरे वाह, आप लोग कल उस निवास स्थान पर अवैध रूप से घुस गए थे, सही है? हाँ। लेकिन हम उस घर की संपत्ति पर नहीं थे। मुझे पता है, आपने किसी और को भेजा था। वो सही- किसी को भेजा, फिर उन्हें किसने भेजा? मुझे नहीं पता। जब हमें पता चला वो किस चर्च जाता है, तो हमने बताया कि मैं अभी एक चर्च में था जहां बड़ा अपराध हुआ, और हम चर्च के सामने थे। बिशप को भी बताया था।
ये बाकी दो लोग कल बिना इजाजत घुसे थे। तुम उसे फोन क्यों नहीं करते? उसे कहो कि कार के पास आ जाए, क्योंकि वो नहीं आ रहा है। हमारे पास उसका नंबर नहीं है। तो फिर उसने तुम्हें कैसे फोन किया था? तुमने नहीं किया, उसने हमें फोन नहीं किया था। सच में दोस्तों, हम बेवकूफ बनने का नाटक करने वाले थे। मुझे पता है उसने तुम्हें फोन किया और तुम्हारी कार में घुसने की कोशिश की। मेरे पास इसका नंबर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या चर्च के सदस्यों के लिए कोई व्यवस्था है या आपको उनसे पूछना पड़ता है? वो कह रहा है कि आपने भेजा है, कोई चर्च का सदस्य पूछ नहीं रहा। और अगर वे चाहें, मतलब ऐसा लगता है कि वे चाह रहे हैं, जैसे ये बहुत अच्छा है। लगता है वे पसंद करना चाहते हैं। हम लोग 16 हैं और वो अकेला है। चलो चलते हैं। अगर हम बेवकूफ़ बनना चाहें तो बन सकते हैं, पर मैं नहीं बनूंगा। मैं तुम लोगों से ईमानदारी से बात करूंगा। वो किसी के घर था और उसे परेशान कर रहा था। उसे वहां से हटने की चेतावनी मिली। सुनो, आज उसे वहां से हटने और दोबारा न आने की चेतावनी दी गई। मैंने देखा वो तुम्हारी गाड़ी में घुसने की कोशिश कर भाग गया। मेरी बात सुनो। फिर उसने कहा बेन ही है जिसने मुझे यहाँ भेजा। हाँ। श्नाइडर को अमेरिकन फोर्क पुलिस ने 2 बार पीछा करने और किसी के घर के बाहर निशाना बनाकर प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एक और मामला था जिसमें उस पर अशांत आचरण और आपराधिक अतिक्रमण का आरोप था, जो 10 दिसंबर 2025 की घटना से जुड़ा था। यहीं वो कथित तौर पर ब्रिक्स एंड मिनीफिक्स के कॉर्पोरेट ऑफिस गया था। अब मई पर आते हैं। बेन इस जटिल मामले पर एक वीडियो सीरीज जारी करता है। ये वायरल हो जाती है। इस पर लाखों व्यूज आते हैं। कॉर्पोरेट पर चोरी का आरोप लगाया और दावा किया कि पुलिस उनकी रक्षा कर रही है। ब्रिक्स एंड मिनीफिक्स, वे आखिरकार रेकलेस बेन, मिस्टर मैंसेल और दूसरों के खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं। कुल 13 अलग-अलग कानूनी दावे थे। रीको तो इसमें रैकेटियरिंग, मानहानि, नुकसान पहुंचाने वाला झूठा बयान, सिविल साजिश, पीछा करना, उपद्रव, अतिक्रमण, जानबूझकर भावनात्मक तनाव पहुंचाना शामिल है। इसमें बहुत सारी बातें हैं और कंपनी का दावा है कि बेन और मैंसेल ने कथित तौर पर इस बड़े मल्टी प्लेटफॉर्म मीडिया अभियान का समन्वय किया, जिसका उद्देश्य सच्चाई खोजना नहीं था, बल्कि वास्तव में पैसे वसूलने और कंपनी के ब्रांड और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की एक जबरन वसूली की साजिश थी। कि यह कथित तौर पर एक बहुत ही लाभदायक व्यावसायिक प्रैंक स्टंट के रूप में किया गया था, ताकि क्लिक मिल सकें, गोफंडमी पर सारा पैसा इकट्ठा किया जा सके और पेट्रियन सब्सक्राइबर बढ़ाए जा सकें। उनका कहना है कि ये खोज पत्रकारिता नहीं, बल्कि हद पार कर गई थी। उनका आरोप है कि वहां नकली रैफल सामग्री, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स शैली के नकली पुरस्कार, भेष बदलना, साइन पोस्ट करना आदि था। उन्होंने इसे मूल रूप से उत्पीड़न जैसा बताया। उन्होंने कहा कि इससे ऑनलाइन उत्पीड़न, रिव्यू बॉम्बिंग और जान से मारने की धमकियां मिली, इसलिए वे हर्जाने में बहुत पैसा मांग रहे हैं। ये उनके आरोप हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें कोर्ट में भी एक जीत मिली। एक अस्थायी प्रतिबंध आदेश TRO मिला, जिसमें कहा गया कि वादी अपने केस के मेरिट्स पर जीतने की संभावना रखते हैं। और कोर्ट के आदेश ने मूल रूप से बेन और मैंसेल को वादियों, उनके कॉर्पोरेट कर्मचारियों या स्टोर मालिकों से संपर्क करने, परेशान करने, पीछा करने या डराने धमकाने, पीछा करने, अतिक्रमण करने या लक्षित धरना देने से रोक दिया। वादियों के निजी निवास या उनके स्टोर फ्रंट्स के पास कहीं भी व्यवसाय या उसके सहयोगियों के बारे में झूठी, मानहानिकारक या अपमानजनक छवियों या बयानों को प्रकाशित, वितरित या प्रसारित करने से भी रोक दिया गया। वैसे ये बात YouTube वाले हिस्से को भी प्रभावित करेगी, यानी वीडियो को भी। ब्रिक्स एंड मिनीफिक्स के कर्मचारियों, फ्रेंचाइजी या ठेकेदारों को गुप्त एजेंट बनने के लिए प्रोत्साहित करना, बनावटी टकराव या धोखाधड़ी गतिविधियों की योजना या संचालन करना। आप समझ ही गए होंगे। अब रेकलेस बेन फिर कैमरे पर आते हैं और कहते हैं, वो इसका एक वीडियो बनाते हैं और कहते हैं, देखिए, जब हम सब उनकी वीडियो सीरीज के अगले हिस्से का इंतजार कर रहे हैं, वो दावा करते हैं कि कानूनी कारणों से वो इसे रिलीज नहीं कर सकते। एपिसोड 3 आखिरकार पागलपन भरी रातों और अपनी सेहत लगभग बर्बाद करने के बाद आखिरकार पूरा हो गया है। लेकिन मैं इसे पोस्ट नहीं कर सकता, वरना मुझे जेल जाना पड़ेगा और $3 लाख की मुकदमेबाजी भी हार जाऊंगा। जो GoFundMe ब्रांड के लिए बनाया था,
वो सीधा उस रहस्यमयी कंपनी के पास जाएगा जिसके बारे में मुझे और कुछ कहने की इजाजत नहीं है। लेकिन अब हमारे पास एक अपडेट है। ये नया है। KSL.com के मुताबिक ब्रिक्स एंड मिनीफिक्स और रेकलेस बेन ने अपने विवाद को सार्वजनिक मुकदमेबाजी की बजाय मध्यस्थता के जरिए सुलझाने पर सहमति जताई है। ये विवाद सुलझाने का एक अलग तरीका है। यह निजी होता है और इससे जाहिर तौर पर अदालत का वो फैसला पलट जाएगा जो बेन को अपनी अगली वीडियो जारी करने से रोक रहा था। और इससे उस आगामी अदालत की सुनवाई भी रद्द हो जाएगी जिसमें दोनों पक्ष इस TRO पर बहस करने वाले थे। बेन सहमत हैं कि ना तो वह ना ही उनके सहयोगी ब्रिक्स एंड मिनीफिक्स या उनके मालिकों को धमकी देंगे, संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, पीछा करेंगे, अवैध रूप से प्रवेश करेंगे या वादियों की व्यक्तिगत संपर्क जानकारी प्रकाशित करेंगे, या यहां तक कि ब्रिक्स एंड मिनीफिक्स के दफ्तरों के 100 गज के दायरे में भी नहीं जाएगा। ठीक है, यह सब हो जाता है। और अब बात करते हैं आज यूटा की अदालत में बेन श्नाइडर उर्फ रेकलेस बेन के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले में क्या हुआ। रिपोर्टिंग हो रही थी कि क्या वो खुद पैरवी करेगा। हमें नहीं पता था। क्या उम्मीद करें। हम इस सुनवाई को लाइव देखते हैं। बहुत बहुत छोटी। जैसा कि आप देखेंगे, यह एक वर्चुअल सुनवाई है। देखिए क्या हुआ। ठीक है, क्या मिस्टर विलियम्स ऑनलाइन है? हाँ योर ऑनर, सुप्रभात। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मिस्टर विलियम्स? मैं ठीक हूँ, पूछने के लिए धन्यवाद सर। ठीक है, मिस्टर स्नाइडर ऑनलाइन है? मुझे लगता है कि वो यहाँ है। हाँ, मैं यहाँ हूँ। ठीक है, हम यहाँ केस 261 जिसके आखिरी अंक 376 है के प्रारंभिक प्री ट्रायल के लिए हैं। मिस्टर विलियम्स, आप दोषी नहीं होने की दलील देंगे? मान्यवर, मैं अदालत से अनुरोध करता हूँ कि हमें एक और प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस की तारीख दी जाए। मिस्टर डेलासिना और मैंने 24 जून को उपस्थिति दर्ज कराई थी। मुझे पता है शहर ने हमारी डिस्कवरी के अनुरोध का जवाब दिया और हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं। मिस्टर डेलासिना और मैं पिछले हफ्ते सेंट जॉर्ज में फेडरल जूरी ट्रायल में थे। हम अभी मिले दस्तावेजों पर काम कर रहे हैं। अगर अदालत नहीं तारीख दे तो हमें शहर के दस्तावेज देखने का मौका मिलेगा। तो फिर सामान्य प्रक्रिया के तहत ही मिस्टर विलियम्स? मेरे पास शायद है मान्यवर, अगली उपलब्ध तारीख क्या है? शायद 30 दिन, लगभग 1 महीने बाद। मिस्टर स्नाइडर कहाँ रहते हैं? कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ कि आपको एक वेब ऐप चाहिए। हाँ, ठीक है योर ऑनर, अगर अदालत 1 सितंबर पर विचार कर सके, क्या ये हमेशा मंगलवार को ही होंगे या सोमवार को? माफी चाहता हूँ। सोमवार या मंगलवार? मंगलवार, ठीक है। सोमवार या मंगलवार। अगर कोर्ट के पास 1 सितंबर को उपलब्धता है तो हो सकता है। और बेन, क्या ये ठीक है? हाँ, हाँ, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। 1 सितंबर। मुझे लेबर डे के बाद की तारीख लेने दीजिए। 15 सितंबर, क्या वो ठीक रहेगा? 15 सितंबर 11 बजे यूटा समय अनुसार। मिस्टर श्नाइडर, क्या आपने फिंगरप्रिंट्स करवाए? नहीं, मुझे वो अभी करवाने हैं। हाँ, मिस्टर विलियम्स, क्या आप उनके साथ काम करके उन्हें सबमिट कर सकते हैं? मैं करूंगा योर ऑनर। ठीक है, हम सुनिश्चित करेंगे कि उसका ध्यान रखा जाए। ठीक है, और कुछ सज्जनों? नहीं योर ऑनर, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने बेन से सुना, जो वर्चुअल सुनवाई में थे। उनकी अगली प्री ट्रायल सुनवाई अब 15 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे यूटा समयानुसार पुनर्निर्धारित की गई है। यह कुछ भी नया नहीं है। सुनवाइयों का पुनर्निर्धारण होना बहुत आम बात है। हमारे पास कोई ठोस जानकारी या अपडेट नहीं है, सिर्फ उन्हें फिंगरप्रिंट्स देने हैं। यूटा कानून ये बताता है कि आप किसी आपराधिक आरोपी के फिंगरप्रिंट्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आरोपों पर जेल में नहीं डाला गया है। बस यही है। जैसे जैसे मामला बढ़ता है, मैं रेकलेस बेन से साइड बार पर हुई बातचीत पर लौटता हूं। इसे सुने। क्या आप आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं? काफी सारे, हाँ। तो आप किन किन आरोपों का सामना कर रहे हैं? पहला आरोप है पीछा करने का, जब हमने उन्हें कोर्ट के कागजात देने की कोशिश की थी। दूसरा आरोप है पीछा करने का, जब मैंने गोफंडमी बनाया था।
वो मुझे लेगोस चोरी के लिए नहीं पकड़ सके क्योंकि छापे में कुछ नहीं मिला। उन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की। एक समय पर उस बात का आरोप लगाया गया था। तुम पर लेगोस चुराने का आरोप लगाया गया था। हाँ, माफ करना। मुझे पता चला कि इसे लेगोस नहीं, लेगो कहते हैं और यही बहुवचन भी है। हाँ, मुझे भी ये पता चला 2-3 बार। मैं हमेशा सोचता था कि ये लेगो है, शायद हमेशा से ही लेगोस रहा हो। हाँ, पर तुम पर उस बात का आरोप लगाया गया था। उन्होंने मेरे घर में चोरी हुए लेगोस खोजने को सर्च वारंट लिया। जाहिर है उन्होंने घर की तलाशी ली, लेकिन कोई लेगोस नहीं मिले और फिर उन्होंने अंदर मौजूद सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ गिरफ्तारी का कोई ठोस कारण नहीं था। वे बस घर के अंदर थे। अगर आप किसी घर की तलाशी लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको घर में मौजूद सभी लोगों को गिरफ्तार करने का ठोस कारण मिल गया। समझ रहे हैं ना? शायद आप कह सकते हैं कि मैंने ये डिजर्व किया क्योंकि मैंने ये गोफंडमी बनाया था। मुझे लगा था कि गोफंडमी जायज था। आप समझ रहे हैं? जैसे कि इस आदमी के लेगोस चोरी हो गए हैं, चलो बस उसके पैसे वापस दिला देते हैं। मेरा मतलब है शायद यूटा राज्य में उन्हें ये पसंद नहीं है जब आप किसी का सामान चोरी हो जाने पर उसकी भरपाई करते हैं, जैसे कि किसी को पैसे वापस देना। इसलिए मैं गोफंडमी की वजह से आपराधिक आरोपों का सामना कर रहा हूं। और फिर मेरे पास तो वो अमेरिकन फोर्ट में है, लेकिन मुझे प्रोवो में भी जबरन वसूली के लिए आरोपित किया जा रहा है। तो उसके बाद मैंने बस सीईओ से बात की, जैसे हे, क्या हम कृपया लेगोस वापस पा सकते हैं? आप जानते हैं मैं उससे काफी अच्छे से बात कर रहा था। और फिर वो पुलिस विभाग को कॉल करता है और कहता है कि माफ कीजिए दोस्तों, ये वीडियो में 4 या 5 दिनों में आ जाएगा। वो पुलिस विभाग को कॉल करता है और कहता है, बेन ने कहा अगर आप अभी लेगोस वापस नहीं देते तो मैं पूरी बिल्डिंग को जला दूंगा और अंदर मौजूद सभी लोगों को गोली मार दूंगा। और मैं सोच रहा हूं, मैंने सचमुच पुलिस विभाग को हमारी पूरी बातचीत की कच्ची फुटेज दे दी थी। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं। फिर भी वे मुझे उसी के लिए आरोपित कर रहे हैं। वह एक फेलनी है, क्लास बी फेलनी। तो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। लगता है कोर्ट में पता चलेगा। वो रोमांचक होने वाला है। लेकिन हाँ, वैसे जब हम ये सब बातें कर रहे हैं, क्या आपको इसमें कूदने का पछतावा है? मेरा मतलब, आप जानते हैं इसके परिणाम। ये शानदार है। तुमने कहा ये शानदार है। मेरा करियर हमेशा खुद को मुश्किल हालात में डालकर उनका हल ढूंढने में रहा है। अब हमारे पास बड़ी समस्या है। इसे कैसे सुलझाएं? अब मुझे लगता है मेरे पास बड़ी समस्या है, क्योंकि ये कंपनी दुनिया की टॉप लॉ फर्म का इस्तेमाल मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मैं उन पर यह डॉक्यूमेंट्री जारी कर रहा हूं। मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं? ये बहुत बड़ी समस्या है और मुझे नहीं पता, शायद मैं इससे बाहर निकलने के लिए कुछ क्रिएटिव तरीके सोच सकता हूं। तो हाँ, ये वही है जिसके लिए मैं जीता हूं। तुम्हें पता है, मुझे समस्याएं हल करना पसंद है, मुझे मुश्किल काम करना पसंद है, और यही तो मैं ढूंढता हूं। अब मुझे एक और दिलचस्प बात बतानी है। ये एक हल्का अपराध, मिसडिमीनर का मामला है। इसे बहुत ध्यान मिला है, बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी टिप्पणियां की गई हैं रेकलेस बेन पर, और वो जो कथित तौर पर करने की कोशिश कर रहा था, कौन सही है कौन गलत है, इस पर भी बातें हुई हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी इसमें शामिल हो गईं और उन्होंने कहा, देखिए, हमें पता है कि लोगों की इस बारे में भावनाएं हैं, हम तो बस कानून का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन केएसएल ने स्टीव बर्टन से बात की, जो एक यूटा के वकील हैं। वो यूटा डिफेंस अटॉर्नी एसोसिएशन के निदेशक भी हैं। उन्होंने आपराधिक मामले में कुछ दिलचस्प बिंदु उठाए, जिन्हें मैं उजागर करना चाहता हूं। तो उन्होंने फिर से कुछ दिलचस्प बातें कहीं कि मौजूदा यूटा कानून के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियां बॉडी कैम फुटेज के कुछ हिस्सों को छिपा सकती हैं। जहां लोग सोचते हैं कुछ गलत है, वहीं शायद कुछ कानूनी अपवाद हैं कि क्या सार्वजनिक किया जा सकता है। अब शायद, और ये वही बात है जो लेख में भी कही गई थी, शायद कानून में बदलाव की जरूरत है। मुझे नहीं पता। उन्होंने सवाल किया कि पीछा करने का आरोप उचित है या नहीं, और उन्होंने व उनकी संस्था ने इसे चुनौती देकर बदलने की कोशिश की, ताकि इसका मतलब हो कि डर शारीरिक सुरक्षा का होना चाहिए, न कि सिर्फ भावनात्मक तनाव का। तो उन्होंने मूल रूप से ये तर्क दिया कि कानून बहुत व्यापक है, साथ ही अव्यवस्थित आचरण और आवासीय धरना भी। उन्होंने उन शुरुआती ट्रैफिक स्टॉप्स में से एक की वैधता पर भी सवाल उठाया, जिनमें बेन ने पुलिस से बात की थी। क्या यह संभव है कि उन बातचीतों या उस स्टॉप से मिली सबूतों को खारिज किया जा सकता है? मुझे नहीं पता। ये देखने वाली बात होगी। जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा, हम यहाँ साइड बार पर इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे, और ये अहम बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। अभी के लिए हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह कृपया YouTube, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। हमें NBC के पीकॉक पर देखें। मुझे X, Instagram पर फॉलो करें और न्यूज नेशन शो जेसी वेबर लाइव
सोमवार से शुक्रवार ईस्टर्न समय अनुसार रात 11 बजे देखें। अगली बार मिलेंगे। नमस्कार।